हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हम एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के बनने के लिए कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल वो क्लाइमेट फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, यानी कि आज के समय में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जो मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है, जो जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, उसके 2 रीजन हमें यहाँ पर बताने कि वो क्या रीजन है जिनकी वजह से मिट्टी या जमीन खराब हो रही है। तो यहाँ पर हमने 3 आपको आंसर दे दिए, इनमें से कोई भी 2 रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए पार्ट में हमने लिखा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है, और जब जंगलों को काटा जाता है तो इससे जो मिट्टी की क्वालिटी होती है, जो जमीन होती है, वो खराब हो जाती है। बी आंसर में हमने लिखा है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब जब जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा घास चर लेते हैं या पेड़ पौधों को खा जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं, इससे भी मिट्टी की क्वालिटी या ज़मीन की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसके अलावा तीसरा आंसर इसमें है ओवर डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं तो इससे भी मिट्टी की क्वालिटी, ज़मीन की क्वालिटी खराब होती है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, वो एक इम्पोर्टेंट, एक ज़रूरी रिसोर्स क्यों है, ये हमें बताना है। तो हमें लैंड की इम्पोर्टेंस बतानी है यहाँ पर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स लिव ऑन इट एंड यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि लैंड हम इंसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम इंसान इसी ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री यानी यहाँ पर जंगल भी होते हैं जो हमारे काम आते हैं, इसी ज़मीन पर होते हैं वो, और माइनिंग होती है, यानी ज़मीन से खोदकर ही कितनी तरह के मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। इसके अलावा इसी ज़मीन पर हम घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, इंडस्ट्रीज सेट करते हैं। इसलिए जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो हम इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि गवर्नमेंट ने प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए कौन से 2 स्टेप्स उठाए हैं, वो हमें बताना है। तो इसके ए पार्ट में हम लिखेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद इसके बी पार्ट में हमने लिखा है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव आर एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि प्लांट्स और एनिमल्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, इसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जिसमें 2 के नाम यहाँ दिए हुए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा वन महोत्सव, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके द्वारा लोगों को बताया जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 2 यहाँ पर हमने स्टेप्स ये बताए हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमसे पूछा गया है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, यानी पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स है, 3 रास्ते हैं जो हम बता सकते हैं। तो पहला आंसर हमने लिखा है ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड
एज वेजिटेशन कवर स्लोस डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड रीप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका ये मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जहाँ वेजिटेशन कवर जिस जगह पे ज़्यादा होता है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो सरफेस का रन ऑफ है वो स्लो डाउन हो जाता है। सरफेस का रन ऑफ मतलब जैसे कि तेज बारिश आई या तेज हवाएं चली तो मिट्टी जल्दी से अपनी जगह से हट जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, वो जो मिट्टी का ऊपर का हिस्सा है वो तेज बारिश आने पर या तेज हवाएं चलने पर फिर उसका जो रन ऑफ है ना वो वहाँ स्लो डाउन हो जाता है, फिर वो मिट्टी वहाँ से जल्दी नहीं हटती है। तो पेड़ पौधे लगाने का ये फायदा होता है। इसके अलावा पेड़ पौधे लगाने का ये भी फायदा होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो बार बार रीप्लेनिश होता रहता है, यानी ग्राउंड वाटर अगर कम हुआ तो ज़्यादा पेड़ पौधे जहाँ पर होंगे वो पानी फिर से अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो ये रेन वाटर आता है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सीप होता है उसका, यानी कि वो नीचे जाता रहता है। और उस जगह पर जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने ये दो फायदे देख लिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कहीं लगाएंगे तो वहाँ की मिट्टी अपनी जगह से जल्दी नहीं हटेगी, वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर भी अच्छे से बना रहेगा। अब जरा सेकेंड हम यहाँ पर तरीका देखते हैं जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन मस्ट बी प्रैक्टिस्ड, यानी कि जो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होती है, यानी कि अगर आपने कभी देखा हो जो आपके खेतों में फवारे से लगा दिए जाते हैं, इससे फवारे की तरह पानी खेतों में जाता है इरिगेशन के लिए। तो ये जो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है, जो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है पानी बचाने के लिए, इससे पानी जल्दी वेस्ट नहीं होता। इट चेक्स द वाटर लूजेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राई रीजन होते हैं, जो बड़े सूखे रीजन होते हैं जहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी थोड़ी कम होती है, वहाँ पर अगर आप स्प्रिंकलिंग इरिगेशन करते हैं तो वहाँ पर जो पानी की लॉसेज होती है, पानी की वेस्टेज होती है वो कम होती है और पानी धीरे धीरे सीपेज होता रहता है, यानी कि ज़मीन में जाता रहता है, जिससे कि जो वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें एक नमी बनी रहती है जो पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। उसके बाद तीसरा हम तरीका देखते हैं पानी बचाने का। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, यानी कि अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो बारिश का पानी है उसके लिए आपने टैंक बनाए होते हैं, उसमें वो पानी सेव हो जाता है, फिर आप जब समय आता है ज़रूरत पड़ती है तो आप उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं। इससे भी जो सरफेस रन ऑफ है वो उसमें कमी आती है, उससे बचाव होता है, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो बनी रहती है अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है, यानी हर पार्ट में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, और हमें यह बताना है कि इन तीनों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है, यानी कि जो सॉइल बनाने की अंदर जो प्रोसेस चलता है उसमें उसका काम नहीं है। देखिए टाइम तो लगता है, अगर पत्थर से मिट्टी बनेगी तो टाइम तो लगेगा, तो ये तो उसका फैक्टर है। इसके अलावा ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिक मैटर भी हेल्प करते हैं मिट्टी बनाने में, लेकिन जो सॉइल टेक्सचर है ये तो सॉइल की क्वालिटी है, इसका मिट्टी बनाने में कोई योगदान नहीं होता। तो यही वो ऑप्शन है हमारे लिए। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सॉइल टेक्सचर। ये तो डिपेंड करता है कि जो पेरेंट रॉक था वो कैसा था। तो यहाँ पर जो सॉइल टेक्सचर है वो मिट्टी बनाने में, सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं आता, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन इन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप होते हैं ऐसी खड़ी ढलान, जैसे पहाड़ों की ढलान होती है, इसके ऊपर पानी को रोकने के लिए, देखिए सॉइल इरोजन यानी मिट्टी को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी अपनी जगह से हट जाती है, तो वो उस जगह के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो उसे रोकने के लिए जहाँ पर स्टीप स्लोप्स होती हैं, ऐसे खड़ी ढलान होती है, ऐसे ऊंचाई वाली जगह जैसे पहाड़ी ढलान होती है, वहाँ पर सॉइल इरोजन रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, शेल्टर बेड्स, मल्चिंग एंड टेरेस कल्टीवेशन। तो अगर ये ढलान है इस तरीके से और आपको इस पे जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना, उसको रोकना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो वो होगा टेरेस कल्टीवेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेरेस कल्टीवेशन, यानी जिसे हिंदी में सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। तो अगर आप ये टेरेस कल्टीवेशन करते हैं तो उससे जो मिट्टी है वहां पर वो मजबूती से टिकी रहती है, अपनी जगह से हटती नहीं, यानी कि सॉइल इरोजन वहां पर काफी कम हो जाता है या रुक जाता है, किससे, टेरेस कल्टीवेशन से। इसके बाद थर्ड पार्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए और हमें बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नहीं हो रहा है, यानी कि नेचर को बचाया नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब कोई यूज नहीं है तो बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया। ये तो हमारे नेचर के लिए अच्छा है कि इससे तो बिजली बचती है, ये तो अच्छा है बल्कि। इसके बाद बी पार्ट, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। आपने टूटी चढ़ाई हुई है, पानी आ रहा है, आपने यूज कर लिया और जैसे यूज खत्म हुआ आपने उसको तुरंत बंद कर दिया, तो ये भी हमारे नेचर के लिए अच्छा है, इससे वाटर की वेस्टेज नहीं होती। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, यानी आप कुछ खरीद के लाए, आपको कोई पॉलीथीन दी गई, कोई पॉलीपैक दिया गया, वो आपने सामान निकाला और पॉलीपैक को ऐसे ही फेंक दिया उसको। तो आप जितना ज़्यादा पॉलीपैक फेंकते जाएंगे उसको बनाने के लिए उतना ज़्यादा प्लास्टिक, उतना ज़्यादा पॉलीथीन और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलीपैक्स को डिस्पोज करते रहते हैं, बजाय इसके कि वो पॉलीपैक रख लिया और दोबारा यूज़ कर लिया, उसके बजाय आप बस उसको फेंकते रहते हैं, तो ये हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में नहीं है। इसके बाद अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ये टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर टोटल इसके सामने 5 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई 4 ऑप्शंस ही इनके साथ मैच करेंगे। तो हम डायरेक्ट इनके आंसर पर ही आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया लैंड यूज, तो लैंड यूज के साथ आप लिखेंगे ऑप्शन सी, जो यहाँ पर ये ऑप्शन सी दिया गया था, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, यानी लैंड यूज के सामने हमने लिखा प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। जो आपको लैंड आपके पास अवेलेबल होता है, आप उसका जो प्रोडक्टिव यूज करते हैं, तो इसी को लैंड यूज कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं और फिर वो ब्राउनिश से कलर की हो जाती है, तो इसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि बड़ी अच्छी होती है, फर्टाइल मिट्टी हो जाती है फिर वो। तो ह्यूमस के लिए हम लिखेंगे ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन डी था, ये इसके सामने हम लिखेंगे ऑप्शन डी, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, यानी टॉप सॉइल के साथ जो ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर वो ह्यूमस बन जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स के सामने हम लिखेंगे ऑप्शन ए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जब आप रॉक डैम्स बनाते हैं तो इससे जो पानी के फ्लो की स्पीड है वो कम हो जाती है, जिससे कि मिट्टी भी अपनी जगह से जल्दी नहीं हटती। तो डैम्स, रॉक डैम्स बनाने से क्या होता है? सॉइल इरोजन रुकता है। तो फोर्थ पार्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के लिए ऑप्शन बी लिखेंगे, जो कि यहाँ पर यह हमें दिया गया है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, यानी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के बीच का जो नैरो जोन होता है, जो कॉन्टैक्ट होता है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है इन सब के बीच का, उसी को हम बायोस्फेयर कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन, यानी कि यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें उसके ट्रू होने का रीजन लिखना है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो सिर्फ फॉल्स लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर ट्रू होगा तो ट्रू का रीजन भी लिखेंगे कि क्यों ट्रू है। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, यानी गंगा के किनारे और ब्रह्मपुत्र के किनारे जो जमीनें होती हैं, जो प्लेन्स है वहाँ के, इनके किनारे पर वहाँ वो बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, पहले तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है ट्रू, कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो वाकई में बहुत ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। तो इसका रीजन हम बताएंगे, बिकॉज दीज आर फर्टाइल प्लेन्स विच ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि नदियां हैं, तो नदियों के पास की जो जमीनें होती है वो तो बहुत ही फर्टाइल होती है, वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो जाती है। अब शुरुआती दिनों में जब इंसान बस रहा होगा इनके किनारे पे, तो उसने देखा होगा कि ये नदियों के किनारे तो बड़ी अच्छी जमीन है, यहाँ खेती बाड़ी बड़े अच्छे से हो सकती है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बसना शुरू कर दिया। तो आज भी वही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन्स है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो इसके आसपास आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी लोग बहुत ज़्यादा बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, यानी कि प्रति व्यक्ति जो पानी की जो उपलब्धता है, यानी कि पर पर्सन जो वाटर अवेलेबिलिटी है इंडिया में, वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, यानी कि पानी की कमी होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है। इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है कि पानी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह से फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनसे, या और भी कई रीजन हो सकते हैं जिससे कि जो वाटर रिसोर्सेज है वो गंदे
गंदे होते जा रहे हैं, तो इस वजह से भी पीने का पानी जो है या जो साफ पानी है उसकी कमी होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेटमेंट, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इसका ये मतलब है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे के जो इलाके होते हैं, वहां पर जो रोज में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं क्या चेक करने के लिए, विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए कि हवा कहाँ की चल रही है। तो क्या इस सिस्टम को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो तरीका होता है जहां पर कोस्टल एरियाज में रोज में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं विंड मूवमेंट चेक करने के लिए, इसको तो शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, इसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ स्टेटमेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। यानी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो रहा है, इंसान आज पर्यावरण को इतना बिगाड़ रहा है, इतना उसमें इंटरफेयर कर रहा है, इसके अलावा जो क्लाइमेट इतना चेंज होता जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये तो अच्छा मेंटेनेंस के लिए इकोसिस्टम के लिए, इससे इकोसिस्टम बना रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन इंटरफेरेंस और चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से तो इकोसिस्टम बिगड़ता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गई, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।